जय हिंद दोस्तों। स्टडी टेक में आपका स्वागत है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अरे वाह, क्या शुरुआत की आपने। बिल्कुल सही बात है। है ना। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं ना, जो सिर्फ आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2026 के लिए ही नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मतलब ये टॉपिक हर किसी को पता होना चाहिए। हाँ। जरा सोचिए स्टूडेंट्स, एक अकेला झूठा व्हाट्सएप फॉरवर्ड कैसे पूरे जिले का इंटरनेट बंद करवा सकता है, या फिर कैसे एक अनजान लिंक आपकी जिंदगी भर की कमाई उड़ा सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी यूपी पुलिस इस अदृश्य डिजिटल युद्ध को लड़ कैसे रही है। एग्जैक्टली। तो आज हम सूचना प्रौद्योगिकी कानून यानी आईटी एक्ट, साइबर सुरक्षा और पुलिस की डिजिटल रणनीतियों का पूरा कच्चा चिट्ठा डिकोड करेंगे। और यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं स्टूडेंट्स को बता दूं जी। कि ये जो विषय है ना, ये सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं है। हाँ, रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है। बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर यहाँ आपकी सिर्फ मेमोरी चेक नहीं करेगा, वो आपका सिचुएशनल जजमेंट परखेगा। सिचुएशनल जजमेंट मतलब स्थिति को समझकर सही निर्णय लेने की क्षमता। हाँ बिल्कुल। और आप लिखकर ले लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई एग्जाम में इस विषय से सिचुएशनल जजमेंट के 2 या 3 प्रश्न 100% पक्के हैं। क्या बात है। तो दोस्तों, 2-3 नंबर तो आज की क्लास से पक्के होने वाले हैं आपके। 100%। हमें बस ये समझना होगा कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जमीन पर या कहिए हमारी मोबाइल स्क्रीन पर कैसे काम करता है। बिल्कुल। तो चलिए हमारी पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। इस डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी पहेली। स्टूडेंट्स, अगर हम आज के मॉडर्न पुलिस स्टेशन की कल्पना करें ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़े स्मार्टफोन के ऊपर पुलिस की एक मजबूत ढाल लगी हो। हाँ, एक शील्ड की तरह। और उसके चारों तरफ भारी भरकम ताले लटक रहे हों। मतलब सोशल मीडिया आज के समय में पुलिस का डिजिटल डंडा भी है और उनका सबसे बड़ा सिरदर्द भी। ये एकदम सटीक कल्पना है आपकी। सोशल मीडिया पुलिसिंग का नया हथियार भी है और चुनौती भी। सही बात है। क्योंकि देखिए, आज के दौर में अपराध सड़क से ज्यादा ना सर्वर पर हो रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर की 50% से ज्यादा ड्यूटी आजकल इसी डिजिटल दुनिया की निगरानी में बीत रही है। बाप रे, 50% ड्यूटी। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य यही है कि हम आज की क्लास में इन सारे कॉन्सेप्ट्स के पीछे का असली विज्ञान समझें। हाँ, ताकि एग्जाम में जब घुमाकर प्रश्न पूछा जाए तो हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। एकदम सही। अब स्लाइड 2 पर आते हैं। इसे एक डिजिटल रस्साकशी की तरह देखते हैं। अच्छा, रस्साकशी। तो दोस्तों, एक तराजू की कल्पना कीजिए। इसके एक पल्लड़े पर पुलिस का शानदार बैज चमक रहा है और दूसरे पल्ले पर एक हैकर का वो गुमनाम सा एनोनिमस मास्क रखा हुआ है। दोनों ही इस इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले पुलिस की बात करते हैं। पुलिस के लिए ये इंटरनेट एक हथियार कैसे है? पुलिस इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने में करती है, मतलब इंटेलिजेंस जुटाना। हाँ, और अगर कोई अफवाह उड़ी तो पुलिस तुरंत उसका फैक्ट चेक करके पब्लिक को सच बताती है। और सबसे बड़ी बात यार, पब्लिक की शिकायतें सुनना। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट याद रखिएगा, यूपी पुलिस की ट्विटर सेवा पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्टिव है। बिल्कुल। लेकिन इसी तराजू का जो दूसरा पल्ला है ना, वो बहुत खतरनाक है। अपराधियों वाला पड़ला। हाँ, अपराधियों के लिए ये इंटरनेट किसी अड्डे से कम नहीं है। वो इसका इस्तेमाल दंगे भड़काने, फेक न्यूज फैलाने, हनी ट्रैप करने और साइबर ठगी के लिए करते हैं। और इन सब के पीछे उनका सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? उनकी गुमनामी। इसी गुमनामी पर मेरा एक सवाल है आपसे। क्या ये जो गुमनामी है, ये जो एनोनिमिटी है, क्या यही अपराधियों को वो सुपरमैन वाली फीलिंग देती है? सुपरमैन वाली फीलिंग मतलब ऐसा लगता है ना कि वो स्क्रीन के पीछे बैठकर कुछ भी कर सकते हैं। कोई उनको देख नहीं रहा, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। मनोविज्ञान में इसे डी इंडिविजुएशन कहते हैं। थोड़ा आसान भाषा में बताइए स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल। मतलब जब इंसान को लगता है कि उसकी कोई पहचान नहीं है, उसे कोई देख नहीं रहा है, तो उसके अंदर का जो सामाजिक डर होता है ना, जो नैतिक संकोच होता है, वो खत्म हो जाता है। अच्छा, तो इसी सुपरमैन सिंड्रोम की वजह से लोग इंटरनेट पर वो सब कर जाते हैं जो वो असल जिंदगी में कभी करने की सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो इसे याद रखने के लिए हम अपनी पहली देसी ट्रिक स्टूडेंट्स को दे देते हैं। हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिए आज की पहली देसी ट्रिक। सोशल मीडिया पुलिस की तीसरी आंख भी है और सबसे बड़ा सिरदर्द भी। बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 3 पर चलते हैं। सवाल ये उठता है कि ये अपराधी अफवाहें फैलाते कैसे हैं? देखिए, अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो एक पुराना रेडियो होता था या अखबार होता था। हाँ, पारंपरिक मीडिया।
लेकिन आज तो एक स्मार्टफोन से लाइक्स और शेयर के रॉकेट उड़ रहे हैं। ये सब प्रोपेगेंडा के विज्ञान पर चलता है। सही कहा। पर प्रोपेगेंडा का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है भ्रामक और पक्षपाती सूचनाओं को एक पूरे सिस्टम के तहत फैलाना, ताकि लोगों की सोच को बदला जा सके। अच्छा। अगर हम पुराने टीवी या अखबार की बात करें तो वो एक तरफा संवाद था, मतलब वन वे। उसकी गति बहुत धीमी थी। हाँ, अगले दिन अखबार आता था तब खबर मिलती थी। एग्जैक्टली। लेकिन सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप या एक्स, ये दो तरफा है। ये लक्षित यानी टारगेटेड है। और बहुत सस्ता भी तो है। सस्ता है और रातों रात वायरल हो जाता है। वेट अ मिनट, एक मिनट। अगर प्रोपेगेंडा का मतलब लोगों की सोच को प्रभावित करना है, तो फिर विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग भी तो यही करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? बहुत ही लॉजिकल सवाल है, और यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, विज्ञापन का उद्देश्य आपको कोई उत्पाद या प्रोडक्ट बेचना होता है, ठीक है। जबकि प्रोपेगेंडा का उद्देश्य जनता के दिमाग को प्रभावित करके उन्हें मैनिपुलेट करना होता है, समाज में नफरत घोलना या किसी खास एजेंडे को थोपना होता है। मतलब प्रोपेगेंडा का काम बेचना नहीं, भटकाना है। एकदम। प्रोपेगेंडा कभी भी जनता को सही मायने में सूचित नहीं करता, वो उन्हें अंधा बनाता है। एकदम शीशे की तरह साफ हो गया ये फंडा तो अब स्लाइड 4 पर आते हैं। देखते हैं कि इस प्रोपेगेंडा के मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं। इसके 5 खतरनाक हथियार हैं। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़े फेक न्यूज़ के पर्चे पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है और उसके चारों तरफ छोटे-छोटे रोबोट्स मंडरा रहे हैं जो उस खबर को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। बहुत बढ़िया विजुअल है। तो पहला प्रकार है डिसइंफॉर्मेशन और दूसरा है मिसइंफॉर्मेशन। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है यार एग्जाम्स में। हाँ, और इनका अंतर समझना बहुत जरूरी है। डिसइंफॉर्मेशन का मतलब है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी गलत इरादे से झूठी खबर फैलाता है। जानबूझकर? कोई उदाहरण देंगे? मान लीजिए किसी दूसरे राज्य के पुराने दंगे का वीडियो आज का बताकर वायरल कर दिया जाए। ओ, ताकि शहर का माहौल खराब हो सके। बिल्कुल। यहाँ इरादा पूरी तरह से आपराधिक है। और फिर मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन में इरादा गलत नहीं होता, बल्कि अज्ञानता होती है। इसमें बिना जांचे बस गलती से गलत सूचना शेयर कर दी जाती है। अरे हाँ, जैसे किसी रिश्तेदार ने व्हाट्सएप पर भेज दिया कि रात को कपूर सूंघने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हाँ, एकदम सही उदाहरण है। और हमने बिना सोचे अपने परिवार की फिक्र में वो मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया। हमारा इंटेंशन गलत नहीं था, बस जानकारी गलत थी। बिल्कुल। तो इसके लिए हमारी देसी ट्रिक क्या होगी? दोस्तों, देसी ट्रिक नोट करिए। डिसइन्फो मतलब जानबूझकर, डी से डेलिब्रेट, और मिसइन्फो मतलब गलती से, एम से मिस्टेक। डी से डेलिब्रेट, एम से मिस्टेक। कभी नहीं भूलेंगे स्टूडेंट्स आप। पक्की बात है। अच्छा, तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार है क्लिकबेट। इसमें झूठे और भड़काऊ हेडलाइन लिखकर आपसे लिंक पे क्लिक करवाया जाता है। हाँ, बाहर लिखा होता है कि इस बॉलीवुड एक्टर के साथ क्या हुआ जानकर उड़ जाएंगे होश, और अंदर खबर कुछ और ही निकलती है। बिल्कुल वही। अब चौथा है एस्ट्रोटर्फिंग। ये बहुत दिलचस्प है। एस्ट्रोटर्फिंग? ये थोड़ा नया शब्द लग रहा है। इसमें पैसे देकर फेक लाइक्स और कमेंट्स खरीदे जाते हैं, ताकि ऐसा लगे कि कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। अच्छा, जबकि असल में वो सब कंप्यूटर्स और रोबोट्स द्वारा जनरेट किया गया होता है। एग्जैक्टली। मतलब नकली भीड़ खड़ी करना। डिजिटल नकली भीड़। और 5वां प्रकार है डॉग विस्लिंग। डॉग विस्लिंग, कुत्ते को बुलाने वाली सीटी। नाम वैसा ही है। इसका मतलब है सांकेतिक भाषा या कोडेड मैसेज का इस्तेमाल करके किसी खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना। अच्छा, जैसे कुत्ते को बुलाने वाली सीटी की आवाज आम इंसानों को नहीं सुनाई देती, वैसे ही ये नफरत भरे मैसेज सिर्फ उसी कट्टर सोच के लोगों को समझ में आते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आम जनता को लगता है कि कोई साधारण बात कही जा रही है, पर वो असल में एक कोड वर्ड होता है। यार, ये तो सच में बहुत खतरनाक है। चलिए अब स्लाइड 5 पर आते हैं और थोड़े और टेक्निकल शब्दों पर फोकस करते हैं जो साइबर क्राइम से जुड़े हैं। ये शब्द एग्जाम पेपर में सीधे छपे हुए मिले ने। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा रोबोटिक चेहरा सोचिए जो हूबहू किसी इंसान जैसा दिखता है और उसके मुंह के पास मछली पकड़ने वाला कांटा लटक रहा है। इस स्लाइड का सबसे पहला शब्द है डीप फेक। आजकल तो ये न्यूज में भी बहुत रहता है। हाँ, डीप फेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके किसी का चेहरा या आवाज ऐसे बदल दी जाती है कि वो बिल्कुल असली लगता है। मतलब सिर्फ फोटोशॉप करके चेहरा चिपकाना नहीं। बिल्कुल नहीं। एआई इंसान के चेहरे के भावों को, उसके बोलने के तरीके को पूरी तरह कॉपी कर लेता है
आप फर्क ही नहीं कर पाएंगे। बाप रे। और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा है ट्रोलिंग। इंटरनेट पर जानबूझकर गाली गलौज करना या भड़काने वाले कमेंट करना। ये तो बहुत कॉमन हो गया आजकल। और तीसरा? तीसरा है साइबर स्टॉकिंग, जहां सोशल मीडिया पर किसी का छुपकर पीछा किया जाता है, उसकी हर पोस्ट पर नजर रखी जाती है और उसे डराया धमकाया जाता है। ये भी काफी सीरियस है। लेकिन जो चौथा शब्द है ना, वो पुलिस एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिशिंग। फिशिंग। ये फिशिंग वो मछली पकड़ने वाला जाल तो नहीं है? नाम वही से आया है, पर इंटरनेट पर ये हैकर्स का सबसे बड़ा जाल है। कैसे काम करता है? फिशिंग में आपको लकी ड्रॉ, फ्री रिचार्ज या बैंक केवाईसी के नाम पर एक फर्जी लिंक भेजा जाता है। ओ, वो जो एसएमएस आते हैं कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तुरंत क्लिक करें। बिल्कुल। जैसे ही आप क्लिक करके अपना पासवर्ड डालते हैं, आपकी सारी डिटेल और बैंक का सारा पैसा उनके पास चला जाता है। तो इसके लिए हमारा इम्पोर्टेंट नोट और देसी ट्रिक एक ही है स्टूडेंट्स। फिशिंग में हमेशा एक चारा डालकर फंसाया जाता है, बिल्कुल मछली की तरह। इसलिए फर्जी लिंक पर कभी क्लिक ना करें। एकदम सही बात। अब साइबर क्राइम तो हो गया। हाँ। तो पुलिस किस कानून की किताब के तहत इस क्रिमिनल को अंदर करेगी? अब आते हैं स्लाइड 6 पर, कानून की किताब। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए एक मोटी सी किताब की, जिस पर आईटी एक्ट 2000 लिखा है और उस पर एक भारी जंजीर और ताला लगा है। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। एग्जाम के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी लागू होने की तिथि याद कर लें, जो कि है 17 अक्टूबर 2000। बिल्कुल, 17 अक्टूबर 2000। अब इसकी कुछ खास धाराओं को समझना होगा, जो रोजमर्रा की पुलिसिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। कौन कौन सी हैं वो धाराएं? पहली है धारा 66C, यानी 66C। ये पहचान की चोरी या आइडेंटिटी थेफ्ट से जुड़ी है। और एक है धारा 66D, 66D। इन दोनों में आज स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या अंतर है इनमें? बहुत सिंपल है। देखिए, धारा 66C तब लगती है जब कोई आपकी फोटो और नाम चुराकर आपकी फर्जी आईडी बना लेता है, मतलब आपकी पहचान चुरा ली। ठीक है। वहीं धारा 66D तब लगती है जब कोई कंप्यूटर या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपना भेष बदलकर, जिसे इम्पर्सनेशन कहते हैं, किसी के साथ धोखा करता है। अच्छा, मैं समझ गई। मतलब C से पहचान की चोरी और D से भेष बदलकर धोखा। बिल्कुल। इसके अलावा है धारा 67, जो अश्लील या ऑब्सीन सामग्री पोस्ट करने पर लगती है, जिसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है। 5 साल की जेल? हाँ, और एक है धारा 66F, जो साइबर आतंकवाद से जुड़ी है। तो स्टूडेंट्स, इसे याद रखने की हमारी देसी ट्रिक क्या है? ध्यान से सुनिए। C माने चोरी, D माने धोखा और 67 यानी 67 को याद रखें कि 6-7 गंदी बातें इंटरनेट पर मत फैलाओ। हाँ, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। 6-7 गंदी बातें मत फैलाओ। है ना? लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक पुलिस कांस्टेबल या एसआई को ये सब धाराएं रटना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हमारे ये स्टूडेंट्स थाने में ड्यूटी पर होंगे ना, तो आजकल मारपीट से ज्यादा शिकायतें फर्जी आईडी बनने या बैंक से पैसे उड़ने की आती हैं। अच्छा। आपको तुरंत पता होना चाहिए कि एफआईआर किस धारा के तहत दर्ज करनी है। यह आपकी रोज की ड्यूटी का हिस्सा होने वाला है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये तो। चलिए अब स्लाइड 7 पर बढ़ते हैं। अब आईटी एक्ट तो सन 2000 का है, लेकिन पुलिस को नए आपराधिक कानूनों के साथ भी अपडेट रहना होगा ना? बिल्कुल, जिसे हम बीएनएस कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता। तो चलिए कानून के उस मजबूत स्तंभ की बात करते हैं, जिस पर वाईफाई का निशान बना है, पर उस पर लाल रंग से कट का निशान लगा है, यानी नो इंटरनेट। हाँ, पर नए कानूनों पर आने से पहले हम बात करेंगे 2015 के ऐतिहासिक श्रेया सिंगल केस की। श्रेया सिंगल केस, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये केस भारतीय न्याय व्यवस्था में मील का पत्थर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आईटी एक्ट की धारा 66A को पूरी तरह से असंवैधानिक मानकर खत्म कर दिया था। खत्म कर दिया? क्यों? क्योंकि ये धारा पुलिस को किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के लिए किसी को भी गिरफ्तार करने का बहुत ज्यादा अधिकार देती थी। ओह, जो कि नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ था। एकदम सही, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन था। इसलिए 66A अब खत्म हो चुकी है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है एग्जाम के लिए। अच्छा, अब आते हैं अफवाह फैलाने वाले मुद्दे पर। हाँ। पहले अफवाह फैलाकर दंगा भड़काने पर आईपीसी की धारा 505 लगती थी, लेकिन अब नए कानून में क्या है? अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत अफवाह फैलाने या सार्वजनिक शरारत करने पर बीएनएस की धारा 353 लागू होती है। बीएनएस 353? हाँ,
और स्टूडेंट्स ध्यान दें, एग्जाम में पुरानी आईपीसी 505 और नई बीएनएस 353 धाराओं के बीच तुलना जरूर पूछी जाएगी। नोट कर लीजिए दोस्तों। और जब दंगा भड़की जाए और इंटरनेट शटडाउन करना पड़े तो क्या होता है? तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 के तहत इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी करते हैं। धारा 163, जिसे हम पहले धारा 144 कहते थे। बिल्कुल, पुरानी सीआरपीसी 144 अब बीएनएसएस की धारा 163 बन गई है। पर इंटरनेट बंद करना इतना बड़ा फैसला क्यों माना जाता है? मतलब तुरंत बंद कर दो ना अगर दंगा हो रहा है तो। नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंटरनेट बंद करने से सिर्फ लोगों का व्हाट्सएप नहीं रुकता। तो और क्या रुकता? पूरे जिले की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अस्पताल की सेवाएं और सारी इमरजेंसी कम्युनिकेशंस सब ठप हो जाते हैं। इसलिए ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो हमारी देसी ट्रिक नोट करे दोस्तों, 353 की झूठी खबर फैलाई तो पुलिस सीधा अंदर करेगी, यानी धारा 353। बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 8 पर आते हैं। हाँ, कानून तो अपनी जगह है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स खुद हमारे दिमाग से कैसे खेलते हैं? यही तो सबसे खतरनाक खेल है। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए एक इंसान की जो अपने मोबाइल में इस कदर खोया हुआ है कि उसके चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट बुलबुला बन गया है और उसे बाहर की असली दुनिया दिख ही नहीं रही है। ये आज के युवाओं की सच्चाई है और इसके पीछे है एल्गोरिदम का खतरनाक विज्ञान। एल्गोरिदम? हाँ, इस सोशल मीडिया एल्गोरिदम के 4 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है इको चैम्बर। इको चैम्बर मतलब जहां आवाज गूंजती है। बिल्कुल, आप जो सोचते हैं, जो आपका नजरिया है, एल्गोरिदम आपको बार बार घुमा फिराकर वही कंटेंट दिखाता है। मतलब अगर मुझे लगता है कि दुनिया में सब गलत हो रहा है तो मुझे सिर्फ वैसी ही खबरें दिखेंगी। हाँ, और इससे आपको ये भ्रम हो जाता है कि पूरी दुनिया आपके जैसी ही सोचती है। बाप रे। और इसी से जुड़ा है इसका दूसरा हिस्सा, फिल्टर बबल। वो क्या होता है? ये आपकी पसंद के आधार पर एक फिल्टर लगा देता है, जिससे विपरीत विचार या कोई अलग नजरिया आपसे पूरी तरह छुप जाता है। आपको कुछ और दिखेगा ही नहीं। ये तो सच में एक बुलबुले में कैद होने जैसा है। और तीसरा हिस्सा क्या है? तीसरा है इमोशनल अपील। सोशल मीडिया पर जानबूझकर ऐसा कंटेंट प्रमोट किया जाता है जो आपके अंदर डर, गुस्सा या देशभक्ति की भावना को बहुत ज्यादा भड़काए। अच्छा, क्योंकि भावनाओं में बहकर इंसान सबसे ज्यादा पोस्ट शेयर करता है। एग्जैक्टली। और चौथा है बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट मतलब भेड़चाल। बिल्कुल सही। जब आपको नकली पॉपुलैरिटी दिखाकर ये महसूस कराया जाता है कि अरे सब यही कर रहे हैं, तुम भी करो, तो आप भी बिना सोचे समझे उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ये इको चेम्बर इंसान की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। हाँ, और मेरा मानना है कि जब कोई इंसान सिर्फ एक ही तरह की एक्सट्रीम चीजें देखता रहता है तो वो कट्टरता यानी रेडिकलाइजेशन का शिकार हो जाता है। और एक पुलिस ऑफिसर के सामने आज ये कट्टरता सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब स्लाइड 9 पर चलते हैं। सवाल यह है कि जब एल्गोरिदम ही पूरा झूठ दिखा रहा हो तो एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर सच और झूठ में फर्क कैसे करेगा? इसके लिए तो हमें फैक्ट चेक का मैग्नीफाइंग ग्लास उठाना होगा दोस्तों, जो फैक्ट और फेक के बीच स्कैन करके सच निकाल सके। तो फेक न्यूज को पहचानने के खतरे के संकेत या जिन्हें हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, वो क्या है? क्या है? सबसे पहला संकेत है अत्यधिक भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल। ठीक है। दूसरा, अगर खबर का कोई सोर्स या स्रोत नहीं लिखा है। तीसरा, अगर उसमें तुरंत शेयर करें जैसी कोई अपील की गई हो। हाँ, वो मैसेज आते हैं ना, सच्चे हिंदुस्तानी हो तो शेयर करो। बिल्कुल भाई। हाँ। और चौथा रेड फ्लैग है अगर वेबसाइट के यूआरएल की स्पेलिंग में कोई चालाकी की गई हो। जैसे गूगल की जगह GOOGEL लिखा हो। एकदम सही। और इसके सत्यापन यानी वेरिफिकेशन का तरीका क्या है? बहुत आसान है। अगर कोई भड़काऊ फोटो सामने आती है तो सीधा गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च करें। रिवर्स इमेज सर्च? हाँ, इससे तुरंत पता चल जाएगा कि वो फोटो आज की है या 5 साल पुरानी है। इसके अलावा भारत सरकार का PIB फैक्ट चेक, ऑल्ट न्यूज और बूम लाइव जैसी संस्थाएं भी हैं जो यही काम करती हैं। और स्टूडेंट्स, एक और जरूरी नाम, गृह मंत्रालय का आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट है साइबर दोस्त। इसे तो आज ही फॉलो कर लें। तो हमारा इंपॉर्टेंट नोट है, असली नागरिक बने, शेयर करने से पहले हमेशा फैक्ट चेक करें, क्योंकि बिना सोचे समझे झूठी खबर फॉरवर्ड करना भी आपको उस अपराध में भागीदार बना सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं स्लाइड 10 पर। फैक्ट चेक हो गया तो अब एक्शन का समय है। हाँ, यूपी पुलिस का हाईटेक एक्शन। देखते हैं यूपी पुलिस ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए क्या जाल बिछाया है।
दोस्तों कल्पना कीजिए एक हरे रंग के डिजिटल सर्किट बोर्ड की, जिस पर यूपी पुलिस की चमकती हुई हाईटेक गाड़ी डिजिटल पेट्रोलिंग कर रही है। यूपी पुलिस तकनीकी रूप से अब बहुत अपग्रेड हो चुकी है। जी। सबसे पहली और बड़ी पहल है साइबर क्राइम की नेशनल हेल्पलाइन 1930। 1930। जी, अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो सबसे पहला काम इसी नेशनल हेल्पलाइन पर कॉल करना है, ताकि आपके बैंक ट्रांजैक्शन को तुरंत फ्रीज किया जा सके। और दूसरा है यूपी कॉप ऐप। यूपी कॉप ऐप। दोस्तों ये ऐप बहुत कमाल का है। बिल्कुल। इसमें EFIR, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और किराएदार वेरिफिकेशन जैसी 27 सुविधाएं सीधे आपके मोबाइल पर मौजूद हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस ने हर जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया है। वहाँ क्या होता है? वहाँ STF और इंटेलिजेंस ब्रांच के अधिकारी 24 घंटे 7 दिन भड़काऊ पोस्ट पे गिद्ध की तरह नजर रखते हैं। अरे वाह। और अफवाहों और फर्जी खबरों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई के लिए हर जिला स्तर पर साइबर थाने भी बना दिए गए हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों हमारी देसी ट्रिक याद रखें, फ्रॉड करने वाले से 1930 मत करो, सीधा 1930 डायल करके पुलिस बुलाओ। 1930 मत करो, 1930 डायल करो। बहुत बढ़िया। याद रहेगा ना स्टूडेंट्स? चलिए अब हम अपनी आखिरी स्लाइड 11 पर आ गए हैं। इस क्लास का वो हिस्सा जो तय करेगा कि आप एग्जाम पास करेंगे या नहीं। जी हाँ, पुलिस एप्टीट्यूड और सिचुएशनल जजमेंट की ट्रिक्स। तो दोस्तों मान लीजिए एक तीरंदाजी वाला टारगेट बोर्ड है और आपने तीर एकदम बीचों बीच मारा है और बगल में MCQ पेपर पर हरे रंग से सही का निशान लग गया है। एग्जाम में सिचुएशन पर आधारित सवाल कैसे सॉल्व करें, ये समझना बहुत जरूरी है। तो बताइए, स्थिति एक देखते हैं। मान लीजिए आपके इलाके में सोशल मीडिया पर दंगे की कोई अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है। एक ऑफिसर के तौर पर आपका पहला कदम क्या होगा? आप ही बताइए, क्या होना चाहिए? क्या मुझे तुरंत पूरे इलाके का इंटरनेट बंद करवा देना चाहिए ताकि अफवाह रुक जाए? नहीं, ये सबसे आम गलती है जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। अच्छा, तो सही कदम क्या है? आपका सबसे पहला और सही कदम होना चाहिए आधिकारिक खंडन यानी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जारी करना। जनता को पुलिस के आधिकारिक अकाउंट से सच बताइए। तो इंटरनेट बंद करना गलत है? घबराकर तुरंत इंटरनेट बंद करना या अकाउंट डिलीट करना गलत कदम है। इंटरनेट बंद करना हमेशा पुलिस का अंतिम विकल्प यानी लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए। समझ गई। और स्थिति 2, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म या जाति को लेकर बहुत भड़काऊ और जहरीली पोस्ट कर रहा है, तो पुलिस का रवैया कैसा होना चाहिए? यहाँ पुलिस को शून्य सहिष्णुता यानी 0 टॉलरेंस अपनानी चाहिए। मतलब कोई वार्निंग नहीं? बिल्कुल कोई वार्निंग नहीं, सीधे कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पूरे समाज में एक सख्त संदेश जाए। बेहतरीन। स्टूडेंट्स, सिचुएशनल जजमेंट के लिए एक जबरदस्त एग्जाम हैक नोट कर लीजिए। हाँ, ये बहुत काम आएगा। प्रश्न के विकल्पों में अगर आपको साइबर हेल्पलाइन 1930, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए डिजिटल वॉलंटियर या फैक्ट चेक जैसे पॉजिटिव कीवर्ड्स दिखे ना, तो 90% चांस है कि वही आपका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही एग्जाम है क्या ये? तो भावी दरोगाओं, हमारी आखिरी देसी ट्रिक दिमाग में छाप लो। दरोगा जी, हमेशा सबसे पहले सही जानकारी पब्लिक को दें। इंटरनेट बंद करना पुलिस के लिए अंतिम विकल्प है। कमाल है, हमने आज जो भी चर्चा की ना, वो सिर्फ एक एग्जाम का सिलेबस नहीं है, ये भविष्य की पुलिसिंग का ब्लूप्रिंट है। सही कहा आपने। और क्लास खत्म करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए। हाँ, सोचिए दोस्तों। आज पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही है और दूसरी तरफ अपराधी भी छिपने और ठगी करने के लिए उसी AI से डीफेक बना रहे हैं। हाँ, दोनों तरफ AI है। तो क्या अगले 5 सालों में एक दिन ऐसा आएगा जब क्राइम करने वाला भी AI होगा और उसे गिरफ्तार करने वाला सिस्टम भी AI ही होगा? इस तकनीकी युद्ध का अंत क्या होगा, इस पे जरूर विचार कीजिएगा। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है, लेकिन यही हमारी आने वाली सच्चाई है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स, इस गहरे सवाल पर सोचिएगा जरूर और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। आज की क्लास में इतना ही। ऐसी ही वीडियोस के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।